नमस्कार। आज हम बात करते हैं जल संसाधन के बारे में। इसमें जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें जितने प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा अच्छे से समझें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में विश्व का जो क्षेत्रफल है, धरातलीय क्षेत्रफल, उसका 2.4% भारत में है। जनसंख्या यहाँ पर लगभग 16% रहती है और जल संसाधन है 4% है। हमारे देश में वर्षण से प्राप्त एक वर्ष में कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूजल की मात्रा 1869 घन किलोमीटर उपलब्ध है। इसमें से 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है वो 1122 घन किलोमीटर है। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू कामों से जो निकलने वाला पानी है उसे प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पर पानी है, परंतु यह जो जल है वह अलवणीय है, यानी खारा है, और जो पीने योग्य पानी है वो लगभग 3% ही है। देश में एक वर्ष में प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूजल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता है। जल संवर प्रबंधन का संबंध धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहां जल संग्रहण संरचना आवश्यक है। इसके बिना यहाँ पर मकान नहीं बना सकते। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, उनमें से है नदियां, झील, तलैया और तालाब। देश में जो कुल नदियां हैं उनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है। उनकी संख्या है 10,360। जनसंख्या वृद्धि, जल का अति उपयोग व पर्यावरण प्रदूषण के कारण जल की दुर्लभता, यानी जल की मांग बढ़ती जा रही है और जल कम होता जा रहा है। भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूमि जल का उपयोग अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल राज्य में भूमि जल यानी अंडरग्राउंड वाटर का बहुत कम उपयोग करते हैं। भारत में सतह जल यानी धरातलीय जल और भूमिगत जल सबसे अधिक कृषि कार्यों में प्रयोग में होता है। जल के बाह्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। देश में गंगा और यमुना 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संवर्धन, विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करते हैं। भारत में किस नदी में भूजल का पुनः पूर्ति योग्य संसाधन का सबसे ज्यादा प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है गंगा बेसिन नदी। गंगा बेसिन नदी। भारत में कौन सा सेक्टर धरातलीय और भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो इसका उत्तर है धरातलीय और भूमि जल का सबसे
अधिक उपयोग करता है, कृषि क्षेत्र में होता है। किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग भूजल संसाधन सबसे कम है? तो सबसे कम है सुवर्ण रेखा नदी में। कुओं और नलकूपों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है गुजरात में। किसमें? गुजरात में। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना कौन सी है? यह है हरियाली। कौन सी है? हरियाली। आंध्र प्रदेश में लोगों के सहयोग से चलाया जाने वाला जल संग्रहण कार्यक्रम कौन सा है? तो यह है नीरू मीरू कार्यक्रम, यानी जल और आप। किन राज्यों में लैगून व झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधनों के रूप में होता है? तो इसका उत्तर है केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में। देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति किन राज्यों में अधिक सफल हुई है? हरित क्रांति की सबसे ज्यादा है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। जल गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं या इसका क्या अभिप्राय है? जल गुणवत्ता से तात्पर्य है जल की शुद्ध या अनावश्यक भारी पदार्थों से रहित जल से है। देश में सबसे अधिक प्रदूषित दो नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और यमुना दो सबसे प्रदूषित नदियां हैं। दिल्ली से वाराणसी के मध्य गंगा नदी पर स्थित दो ऐसे महानगरों के नाम ये नदी है। नदी के नाम बताओ जो अत्यधिक प्रदूषित। तो यह है कानपुर और इलाहाबाद। राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटर कौन सी दो कंपनियां करती हैं? तो यह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में जल संभर विकास की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई है? तो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रालेगण सिद्धि गांव से जल संभर विकास की शुरुआत हुई है। अब भारत में जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं? तो यह है जो हमारे घरों से जो मल या अपशिष्ट निकलते हैं वो, नगरों से जो फैक्ट्री है, उद्योग है उनका और घरेलू अपशिष्ट वाला जल है। उद्योगों से विषाक्त जल का स्राव होता है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र उसका और कृषि भूमि के ऊपर से बहता हुआ कीटनाशक दवाओं का जल इससे प्रदूषित होता है। राजस्थान के अलवर जिले में चलाया जाने वाला जल संग्रहण कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद। किस राज्य में घरों में जल संरक्षण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को किस नाम से जाना जाता है? उसे या तो कुंड या टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका। यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित है? यह है दिल्ली और इटावा। यमुना नदी दिल्ली और इटावा के बीच में। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत में वर्षा का असमान वितरण है। वर्षा की मानसून की अनिश्चितता है, अनिश्चित प्रकृति है, कभी जल्दी होती है और कभी बाद में होती है। और सिंचाई की व्यवस्था द्वारा बहुफसलीकरण यानी एक से ज्यादा फसलों का बोया जाना, बहुफसलीकरण संभव है। बिना सिंचाई के दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती, इसलिए भारत में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
भारत के कुछ राज्यों में भूजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से कौन से दुष्परिणाम है? तो इसके दुष्परिणाम पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूजल के संसाधन के अत्यधिक मतलब ज्यादा उपयोग से जो जमीन का वाटर अंडरग्राउंड वाटर है वो नीचा हो गया है, तो भूजल स्तर नीचा हो गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पानी को प्राप्त करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल स्तर नीचे चला गया तो उसको निकालने के लिए भारी ज्यादा पावर की मोटरें लगाई जाती हैं। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने की विधि है, इसे ही वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण की कोई 4 उपयोग क्या है कि पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, जैसे सिंचाई, पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है, मछली पालने के लिए, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है, मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव और बाढ़ को रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेशन जैसे प्रदूषित पदार्थों को कम करता है। भारत में जल संसाधनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अलवणीय जल की घटती उपलब्धता के कारण शुद्ध जल की बढ़ती मांग और जल की स्थानिक एवं ऋतुवत असमानता के कारण तेजी से फैलते प्रदूषण से जल की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। ये एक तालिका दी गई है, इसमें राज्य और उनका प्रतिशत कि कौन से राज्य में नल और कूपों से कितना प्रतिशत पानी निकाला जाता है, ये डिटेल यहाँ पर दी गई है। जल संभर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन कौन से हैं? तो एक तो है जल संभर प्रबंधन है क्या? तो धरातलीय एवं भूजल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, जिससे कि वे बेकार न हो, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इसमें भूमि जल, पौधे एवं प्राणियों तथा मानव के संसाधन को संरक्षण भी विस्तृत रूप से शामिल किया गया है। प्रमुख कदम है हरियाली। केंद्र सरकार द्वारा हरियाली प्रोग्राम चलाया गया है। इस योजना में ग्रामीण जल संरक्षण करके पीने के जल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वनरोपण यानी पेड़ लगाने के लिए, मछली पालने के लिए और सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नीरू मीरू जल और ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि जल को संरक्षित रखा जाए। इस काम में स्थानीय लोगों के संरक्षण को स्थानीय लोगों को जल के संरक्षण की विधियां सिखाई गई हैं। अरवारी पानी संसद, यह अलवर राजस्थान अलवर जिले के में लगाई गई है, जिसमें जोड़ यानी तालाब की खुदाई करके और पानी को वर्षा के पानी को रोककर बांध बनाया गया है। इसके में लोगों का सहयोग से ही यह व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना बहुत जरूरी कर दी गई है और ये सभी कार्यक्रम स्थानीय निवासियों के सहयोग से ही किया जा रहा है। हमारे देश में जल संसाधन किन समस्या से जूझ रहा है? जल संसाधन किन समस्या से जूझ रहा है? तो सबसे पहले है कि हमारा देश में जल की उपलब्धता की कमी है। जनसंख्या वृद्धि एवं सिंचाई के साधनों के कारण भूमिगत जल की बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घट रहा है। नगरों में घटती जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति कठिन हो रही है। जल के गुणों में कमी,
जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में कमी आती है। साथ में भारी अवांछनीय पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट, कीटनाशक दवाएं आदि मिल जाते हैं, जिससे नदियां, जलाशय सभी प्रभावित होते हैं। इससे जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। उदाहरण के रूप में यमुना नदी में यदा कदा मतलब कभी कभी आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो पीने योग्य नहीं रहता। जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियां एवं कानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रमुख नदियों को संरक्षण के लिए बनी योजनाएं बिल्कुल बेकार साबित हुई हैं, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन है और यह वैसे तो चक्रीय है, दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। इसे सुरक्षित एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। इस प्रकार की जागरूकता का भी देश में अभाव है, इसलिए लोगों को सबसे पहले जागरूक किया जाना जरूरी है। जल संसाधनों के कम होने के उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहले अधिक उपयोग। जल संसाधनों में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भी जल संसाधनों में कमी आ रही है। वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में जागरूकता जरूरी है। जलवायु दशाओं में परिवर्तन के कारण किसानों द्वारा कृषि के कार्यों के लिए जल का अति उपयोग किया जा रहा है। उसके लिए भी उससे भी जल की आपूर्ति कम हो रही है। वैधानिक उपाय, इसको रोकने के लिए कुछ वैधानिक सरकारों ने उपाय किए गए हैं। उनमें मुख्य रूप से जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977 शामिल है। भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? इसमें भी वही शामिल हो जाते हैं कि वर्षा का असमान वितरण है, वर्षा की अनिश्चितता है, परिवर्तनशीलता है और खाद्यान्न व कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़तियां, यानी बहुफसली, यानी एक से ज्यादा फसल उगाने के लिए, तो एक से ज्यादा फसल उगाने के लिए सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो यह चक्रीय संसाधन है, यानी इसका चक्र चलता रहता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौमजल का उपयोग कुल भौमजल से ज्यादा है? तो यह है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सिंचाई में। सिंचाई में जल को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं? तो भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम हो जाए। इसके लिए कृषि, जल संसाधनों के औद्योगिक एवं घरेलू प्रदूषकों में प्रदूषित होता जा रहा है। इस कारण से उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता कम हो रही है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भूजल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु राज्यों में भूजल विकास में सबसे अधिक इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इन राज्यों में कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली हरित क्रांति का शुभारंभ भी इन्हीं राज्य से हुआ था। साथ ही भूजल यानी अंडरग्राउंड वाटर की मात्रा भी इन राज्यों में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जा रही है। देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? धीरे धीरे भारत में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ रहा है और कृषि के क्षेत्र कम हो रहा है। सब गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं। नगरों के पास की भूमि पर कृषि के अलावा अनेक आर्थिक गतिविधियां, उद्योग
लगा दिए गए हैं। भूमि उपयोग बढ़ने से कृषि भूमि सिकुड़ती जा रही है, इसका आकार छोटा होता जा रहा है। अतः भविष्य में जल का उपयोग भी कृषि की अपेक्षा अन्य आर्थिक गतियों में बढ़ने की संभावना है। लोगों द्वारा प्रदूषित गंदे पानी के उपयोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है। विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट देखा जा सकता है कि 1/4 संक्रामक रोग, मतलब 1/4 1/4 रोग पानी, गंदे पानी से होते हैं। प्रदूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां जैसे पीलिया, अतिसार, हैजा, आंतों के कीड़े आदि होते हैं। देश के जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना करिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कौन कौन से निर्धारण है उनको बताओ। तो इसका है कि जल संसाधन की उपलब्धता के 4 मुख्य स्रोत झीलें हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, तलैया है, ये सब नहीं। तो भारत में जल जो एक वर्ष में कुल, ये ऊपर दिखा दिया गया आपको कि वर्षण से 4000 घन किलोमीटर होता है और पुनः पूर्ति योग 1869 घन किलोमीटर है। टोटल 7% उपयोग करते हैं, उसमें से 1122 घन किलोमीटर है। इस तरह से ये पहले ही आपको बता दिया है, आप इसको देख लेना। दक्षिण भारतीय नदियां हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी में जल प्रवाह का ज्यादातर, जबकि गंगा और नदियों में जल प्रवाह उनके गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां घाटियों में यह अधिक संभव नहीं हो पाया है। ऐसे ही ये और क्वेश्चन हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आप अच्छी तरह से देख लें और पढ़ लें। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ के याद करेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप वीडियो को बार बार देखें, पसंद है तो लाइक और पसंद करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।